चंडीगढ़ एयरबेस के रनवे पर इन लड़ाकू विमानों को दौड़ते देखना, हवा में लटकते देखना कई लम्हों की गवाही एक साथ दे गया। मौका था इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 की विदाई का, जो अब भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक सबक बन गया। अब इस विमान को कभी भी हवा में कुलांचे भरते नहीं देखा जा सकेगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर पिया शर्मा ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। दरअसल 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज हो सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA Mark 1A को शामिल किया जाएगा। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए, जहां सबने MiG-21 की यादें साझा की। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा समय बिताया मैंने MiG-21 के साथ में। बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी और बहुत खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ। और उसकी लास्ट फ्लाइट सेरेमनी बहुत ही बिफिटिंग सेरेमनी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई और सारे जितने साथी थे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। MiG-21 को चंडीगढ़ में ही वायुसेना के लिए इंजेक्ट किया गया था। ये महज इत्तेफाक ही है कि उसकी विदाई भी इसी एयरबेस से हुई। भारतीय वायुसेना इसी विमान के जरिए 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ जब लड़ी तो उसने पूरी बाजी ही पलट दी थी। उस दौरान विमान ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गवर्नर के घर पर हमला किया था। MiG-21 की ताकत का ये इकलौता उदाहरण नहीं है, बल्कि कई ऐसे मौके आए जब MiG ने निर्णायक भूमिका भी निभाई। हालांकि बाद में MiG के क्रैश होने की घटनाओं से सवाल उठने लगे। लगातार नए लड़ाकू विमानों के आने से MiG-21 पुराना पड़ने लगा और इसके मेंटेनेंस की चुनौतियां बढ़ गई। लिहाजा तभी से माना जाने लगा कि अब इसके गौरवशाली विदाई का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और देखिए, इसी का बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी हैं IAF। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल अनुज सर आप ही से मेरा, क्योंकि आज ये बहुत ही भावुक करने वाला पल था। ये पूरा समारोह MiG-21 की विरासत को याद करने वाला था और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से भारत की दशा और दिशा इसने बदल दी थी आकर, ये याद करने वाला था। हाँ खुशबू, जय हिंद। देखिए, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण पल रहा और जैसा कि वो अफसर जो कि आपने अपने उसमें दिखाया, वो बोल रहे थे कि बहुत बिफिटिंग, बहुत शानदार तरीके से इसका जो रिटायरमेंट सेरेमनी को किया गया वहां पर। रिटायरमेंट तो नहीं कहूंगा, विदा आप कहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जबरदस्त जहाज है जिसने कि पूरे साउथ एशिया के ऊपर राज किया है 60 वर्षों तक। तो ये बहुत अच्छी सेरेमनी हुई और ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी वायुसेना के प्रमुख जो है वो एक महिला पायलट के साथ उन्होंने इस विमान की आखिरी उड़ान में एक बहुत जबरदस्त, मेरे हिसाब से, मैसेज खुशबू पूरे देश में इसका गया है कि किस प्रकार से इसको बीच में काफी परेशानियां हुई इस हवाई जहाज के साथ। 400 से अधिक इसके हादसे हुए, 200 से ज्यादा आपके पायलटों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इसकी वजह से दिया। फ्लाइंग कॉफिन इसको कहा जाना शुरू हो गया। बावजूद उसके इसी फ्लाइंग कॉफिन ने 2019 में विंग कमांडर, उस समय, अभी आज वो ग्रुप कैप्टन है अभिनंदन वर्तमान, उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमानों में से एक F-16 को इसी MiG-21 बाइसन से गिराया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से, लेसन जो था, जो कि पूरी दुनिया की ताकतों को दिया गया था। इसीलिए बार बार इस बात को खुशबू कहा जाता है
कि मशीन आवश्यक है, मशीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट्स द मैन बिहाइंड द ग्लिस्टिंग मशीन जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा एक बात और बताऊंगा, हमारे पास एक बहुत बड़े और बहुत एक्सपीरियंस्ड एयरफोर्स पायलट हैं, उनको सलाम करता हूं मैं आज के दिन, क्योंकि उनकी जिस प्रकार से ये एयरफोर्स मिग 21 ने 65 में 1971 में आपने इसका उदाहरण दिया, मैं कहने वाला बात आने वाला था कि जो रॉकेट से उन्होंने गवर्नर हाउस पे ढाका में हमला किया है, 4 एयरक्राफ्ट गुवाहाटी से उड़े थे और वो प्रिसाइसली रॉकेट जो है खिड़की को भेदता हुआ, जहां पर गवर्नर की मीटिंग चल रही थी उस जगह जाकर के वो रॉकेट फटा है। इसका कोई इतना जबरदस्त इसको कहा इस पर प्रयोग में लाया गया और 2019 में इसका गजब का कार्यक्रम इन्होंने बहुत जबरदस्त परिचय दिया। कारगिल युद्ध में मैं आपको बताता हूं कि कारगिल युद्ध के समय हमको काफी बड़े कुछ और उन्नत विमान भी हमारे पास थे, उनके साथ परेशानियां थी। उस समय भी हमको मिग 21 ने इतना जबरदस्त सपोर्ट दिया और वो एक बहुत बड़ा कारण कारगिल युद्ध की विजय का बना, जो मिग 21 ये के सर बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अनुज सर, आती हूँ आपके पास, यहीं से आगे भी चर्चा को लेकर चलेंगे। यूके देवनाथ सर, अब मैं आपको चर्चा में शामिल कर रही हूँ। ये विमान साहस का, अनुशासन का और इसके अलावा देशभक्ति में निरंतरता का प्रतीक रहा है। 1965 के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जिस तरीके का इसका प्रदर्शन रहा है, इसे किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है सर। और आज इसके मतलब रिटायरमेंट का दिन तो क्या ही कहे, मतलब हाँ, लेकिन मिग 21 को जिस तरीके से आज के दिन एक तरह से सेलिब्रेट किया गया, विदाई दी गई, क्या कहेंगे सर? खुशबू, हम सब एयरफोर्स पायलट्स के लिए और खास तौर से फाइटर पायलट जिन्होंने मिग 21 उड़ाया था, उनके लिए आज का दिन बहुत ही भावभीनी, मीठी मीठी यादों का दिन है। थोड़ा दिल में दुख भी है कि जिस जहाज को हमने इतने प्यार से उड़ाया था, आज के बाद वो उड़ेगा नहीं। आज ज्यादातर मिग 21 पायलट्स जो हैं वो चंडीगढ़ गए थे और उन्होंने इस जहाज को हाथ लगाया। उन्होंने जहाज के सामने जो वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय थे उसको हाथ लगाया। और ज्यादातर पायलट ही वो जो कॉकपिट लैडर होता है उसके द्वारा वो चढ़ के अंदर कॉकपिट में बैठे और सामने उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट पैनल को देखा जिसको आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले वो देखा करते थे। बहुत ही शानदार, खूबसूरत, पायलट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट था। होता ये है कि जब इंडियन एयरफोर्स में किसी फाइटर पायलट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ हमेशा अपने पहले फाइटर विमान को याद रखता है। तो मैं कभी हल्के में बोल देता हूँ कि कोई भी अपने पहले प्रेम को भूलता नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स में जितने फाइटर पायलट हैं, ज्यादातर के लिए पहला अनुभव फाइटर प्लेन, असली फाइटर प्लेन उड़ाने का जो अनुभव है वो मिग 21 रहा। जी हाँ, बिल्कुल। 1965, 1971, उसके बाद 1999 कारगिल, फिर बालाकोट और अभी हाल ही में सिंदूर के दौरान इसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा। मैं वैसे बताना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में ही बड़ी एक्साइटमेंट हो गई थी। 1962 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान में एक बेस है पेशावर, वहां पर अमेरिका ने अपने टोही विमान, उस जमाने में उनका एक स्ट्रेटेजिक रिकनेसेंस विमान था, उसका नाम था U2। तो पेशावर में अमेरिका ने U2 डिप्लॉय किए हुए थे। तो वहां से U2 उड़ते थे और क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हो रहा था 1962 में, तो ये U2 उड़कर पाकिस्तान से तिब्बत तक जाते थे और तिब्बत में टोह लेकर वापस आते थे, भारत के ऊपर से उड़ के फिर पाकिस्तान में लैंड करते थे। तो हमने भारत में जो अमेरिका के एम्बेसी है वहां पर एम्बेसडर साहब को बताया कि ये भारत के ऊपर से आपके U2 जा रहे हैं, कम से कम हमको बता दीजिए, हमसे परमिशन ले लीजिए। लेकिन उन्होंने हमें दरकिनार कर दिया क्योंकि हमारे पास 1962 की बात है, हमारे पास हंटर जैसे इंटरसेप्टर विमान थे, नैट था, मिस्टियर जैसे इंटरसेप्टर विमान थे। वो सिर्फ 30-40 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकते थे और भारत से ऊपर से उड़ के जो U2 जाते थे ये 60,000-70,000 फीट की ऊंचाई से जाते थे। फिर हमने रशिया को बोला तो रशिया ने तुरंत हमें 4 शुरुआती दौर में, फिर बाद में 8 और मिग 21 दे दिए। 1963 के शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। और फिर हमने ये U2 जब भी हमारे ऊपर से जाते थे उड़कर, उसका पीछा शुरू किया। तो मिग 21 जो है वो 50,000-55,000 फीट तक जाता था
और उसमें एक रेडार था उस जमाने में R2L। जी। बाद में अपग्रेड करके हमने एक रशियन बेहतरीन रेडार लगाया अल्माज। तो पायलट क्या करते थे, ऊपर लुक अप मोड में U2 को लॉक करके फिर उसमें K-13 नाम का एक एयर टू एयर मिसाइल था। उसकी हम लॉन्च नहीं करते थे, लेकिन हाँ उसका लॉन्च बटन ऑन करते थे ताकि U2 पायलट को पता लग जाए कि इंडियन एयरफोर्स का K-13 मिसाइल उस पर लॉक ऑन हो गया है और अगले कुछ ही सेकंड में लॉन्च कर सकता है। फिर वो डेटा लाके हमने अमेरिकन एम्बेसी को दे दी कि अगली बार आपका U2 बिना हमारे को बताए हुए अगर भारतीय वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वी विल शूट हिम डाउन। और इसके साथ तुरंत उन्होंने U2 को भारत से ऊपर से तिब्बत भेजना बंद कर दिया। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है यूके देवनाथ सर। और आप जब ये तमाम बातें बता रहे हैं ना, तो आपके आंखों की चमक ये बताती है कि MiG-21 ने कितने गौरव के पल दिए हैं और कितने मतलब वो एहसास दिए हैं जिसमें कि हर भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हुआ है। अनुज माथुर सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि चंडीगढ़ में ही MiG-21 का अगर हम देखें तो इंडक्शन हुआ था, आज वहीं पर उसे विदाई दी गई है। जिस तरह की भूमिका MiG-21 की सर रही है इन दशकों में, मतलब लगभग 62 साल सेना में सेवा देने के बाद आज जब रिटायर हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप कैसे इसको देखते हैं? और सबसे बड़ी बात सर कि पिछले कुछ समय में हमने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हमने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन MiG-21 की जगह की बात अगर आप करते हैं तो इसे कहां पर देखते हैं सर, किसे देखते हैं यहां पर? खुशबू, देखिए बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। देखिए जो MiG-21 के निकलने से, रिटायर होने से एक बहुत बड़ा वैक्यूम मेरे हिसाब से इंडियन एयरफोर्स में बना है। वो वैक्यूम इसलिए बना है कि इस बेहतरीन जहाज का रिप्लेसमेंट इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अब जब तक आपका फ्रेश इंडक्शन दूसरे जहाजों का हमारे मुझे लगता है तेजस जो होगा वो भारतीय वायुसेना ऑलरेडी प्लेस हो गए हैं और वो आने वाला है। लेकिन मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं एक ग्राउंड सोल्जर की हैसियत से। क्या होता है कि जब भी हम लोग इस प्रकार के माहौल में होते थे तो हम एयरफोर्स वालों से अक्सर पूछा करते थे कि भाई आप लोग क्या काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ये हमको कहा करते थे कि देखिए आपको हमारी एयरफोर्स भले ही आपने सिर के ऊपर दिखाई दे या ना दे, लेकिन हम इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अपने सिर के ऊपर पाकिस्तान का कोई भी जहाज उड़ते हुए नहीं देखेंगे। ये एक इतना जबरदस्त मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मैसेज हुआ करता था कि वो जो एयरफोर्स जिसकी की मेन स्टे MiG-21 था, वो इस बात को यकीन करने में सक्षम थी कि वो जहां से भारत की ग्राउंड फोर्सेस, जमीनी सेनाएं ऑपरेट कर रही हैं, वहां पर आपको इस प्रकार का एरियल माहौल दे जिससे कि आप दुश्मन की एयरफोर्स के किसी भी दबाव में आए बगैर अपना काम ग्राउंड पर कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से एक काम करने का जरिया होता था और ये उन्होंने 1971 में, 1999 में इसको करके दिखाया और वही वजह थी। आप देखिए बांग्लादेश को इतने सालों से गाजा और यूक्रेन की लड़ाइयां चल रही हैं, कुछ नहीं हुआ और आपकी सेना ने 13 दिन में बांग्लादेश को उनको आजाद कर फ्री कर दिया, बांग्लादेश का लिबरेशन हो गया। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह भारतीय वायुसेना का पूरा डोमिनेशन पूरे ईस्ट, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश पे जो स्काइज थे उनके ऊपर पूरा एयर कंट्रोल जो है वो हमारी वायुसेना का था और उस एयर कंट्रोल को इस प्रकार से हासिल करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका MiG-21 ने निभाई थी। तो मेरा ये मानना है कि इनके जाने से जो कमी आई है उसको बहुत जल्दी और तेजी से हमें एड्रेस करने की आवश्यकता है। देखिए जिस प्रकार का माहौल आज साउथ एशिया में और पूरे विश्व में है, हमें इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए और जो भी तरीका है, जो भी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। माथुर सर, ये बात तो आपने सही कही है कि देखिए वैक्यूम जो हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा और अभी की जो स्थिति है उसमें हम जरा भी रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा यूके देवनाथ जी, देखिए ये जो MiG-21 की अगर हम बात करें तो दशकों तक इसने भार उठाया है भारतीय रक्षा का, अगर हम कहें फिर भारतीय सेना का साथ दिया है इसने। आज जब ये रिटायर हुआ है तो आप रक्षा क्षेत्र को
देख कैसे रहे, क्योंकि आप देखिए कि चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना, इनफैक्ट हम तो अंतरिक्ष तक में अपने सैटेलाइट को सेव करने के लिए भी चीजों को कर रहे हैं। मतलब रक्षा क्षेत्र का की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात सरकार बेहतर समझ रही है और कई बड़ी चीजें जो है वो की जा रही है। लेकिन आज जब MiG-21 नहीं, सर क्या आपको इसकी कोई कमी नजर आती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमने फुलफिल कर लिया है, उसके जाने से पहले ही हमने मतलब कंप्लीट कर दी उसकी जगह? जी हाँ खुशबू, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत द्रुत गति से काम कर रही है कि इंडियन एयरफोर्स की जितनी रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट किया जाए। मोटा मोटी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में पाकिस्तान की एयरफोर्स दावा करती है कि उनके पास 25 फाइटर स्क्वाड्रन है। चीन की एयरफोर्स दावा करती है कि उनके पास 100 फाइटर स्क्वाड्रन है। लेकिन जैसे हमने बालाकोट के बाद देखा, चीन की एयरफोर्स तिब्बत में भारत के खिलाफ कितने फाइटर स्क्वाड्रन डिप्लॉय कर सकती है। हमारा आंकलन ये है कि ज्यादा से ज्यादा 100 फाइटर स्क्वाड्रन जो PLA की एयरफोर्स में है, ज्यादा से ज्यादा 20 फाइटर स्क्वाड्रन वो तिब्बत में हमारे विरुद्ध एक फुल फ्लेज्ड वॉर में डिप्लॉय कर सकती है। अक्साई चीन से लेके पूर्व में तवांग और लोंगजू तक। तो अगर एक टू फ्रंट टेंशन हो जाए कि चीन के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान पीछे खलबली मचा रहा है, या पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पीठ के पीछे से चीन फुरफुराहट कर रहा है, तो हमें समझिए पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन है और चीन के 20 स्क्वाड्रन है, 45 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। भारत सरकार ने हमें ऑथराइज किया हुआ है 42 फाइटर स्क्वाड्रन। आज जब ये MiG-21 डीकमीशन हो गए हैं, उसके बाद अब 29 फाइटर स्क्वाड्रन हमारे पास बचे हैं। तो 29 फाइटर स्क्वाड्रन ठीक है, हमें आस्ते आस्ते इनको 42 तक संख्या पहुंचानी पड़ेगी। एक और चीज खुशबू जो है, भारत सरकार को हमने बताया हुआ है कि अगले 10 साल तक समझिए, जैसे हमारे पास 5 जगुआर स्क्वाड्रन हैं वो डिसबैंड हो जाएंगे, 4 हमारे पास MiG-29 स्क्वाड्रन है वो भी बंद हो जाएंगे अगले 10 साल में, और अगले 10 साल में हमारे पास जो मिराज 2000 है वो भी 2035 तक आउट हो जाएंगे, 3 स्क्वाड्रन हैं। तो मोटा मोटी अगले 10 साल में 12 और फाइटर स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में तेजस मार्क 1A भारत सरकार ने पहले 87 को अनुमति दी थी और अब 93 की अनुमति दी है। तो टोटल 180 तेजस मार्क 1A अगले 10 साल में हमारे पास आएंगे। तो 180 का मतलब है 10 फाइटर स्क्वाड्रन हमारे पास अगले 10 साल में आने चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार ने बहुत ही एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट का संज्ञान लेते हुए तेजस मार्क 2 को बनाने का हुक्म, डिजाइन ड्राइंग डेवलपमेंट स्टेज तक लाने का हुक्म HAL को दे दिया है, DRDO को दे दिया है। तो शायद अगले 5 साल के अंदर तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप उड़ जाएगा। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बढ़िया फाइटर विमान हो जो कि ऑलमोस्ट 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर विमान हो। तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रोजेक्ट को ओके दे दिया है। तो अगर सब सही रहेगा तो 2035 तक इसका प्रोटोटाइप उड़ जाएगा और 2040 तक AMCA इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। लेकिन एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट में लास्ट सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार अभी कंसीडर कर रही है कि कुछ संख्या, एयरफोर्स चाहती है 114, कुछ संख्या फाइटर एयरक्राफ्ट हम डायरेक्टली फ्रांस से, रशिया से या इंग्लैंड से यूरो फाइटर खरीद लें, जो भी जहाज मिल जाए। 114 हमें चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। अनुज माथुर जी, सर एक सवाल मेरा ये था कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है आत्मनिर्भर भारत, और सबसे ज्यादा अगर ये कहीं पर दिखा है तो वो रक्षा क्षेत्र में दिखा है। हमने देखा है कि हमने किस तरीके से अपने लिए तमाम चीजें तैयार की हैं और जो डिपेंडेंसी है उसे कम किया है अनुज माथुर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कहते हैं कि आप अगर डिपेंडेंट हैं तो फिर आपको दिक्कतें होंगी और वो डिपेंडेंसी आपको रक्षा क्षेत्र में भी कम करनी पड़ेगी। और बदलते परिस्थितियों के साथ अब देखिए अमेरिका के साथ कल तक हमारे कैसे संबंध थे, आज पाकिस्तान के साथ उसके संबंध कैसे हो रहे हैं। मतलब आज की बदलती दुनिया में कब कैसे किस देश के साथ आपको रिलेशन बनाने पड़ जाए, ऐसी स्थिति में आपको खुद आत्मनिर्भर रहना होगा। तो सर कुल मिलाकर रक्षा क्षेत्र को सर आप कितना आत्मनिर्भर देख पा रहे हैं?
खुशबू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। न केवल रक्षा क्षेत्र, आपको हर उस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है जहां पर कि आपको फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना हाँ, पड़ता है। करेक्ट जी। उसको एक और खुशबू कदम आगे मैं बढ़ना चाहता हूं कि न केवल हमें आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, हमें अपने आप को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को निर्यात कर सकें, और जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने फिलीपींस को अपनी मिसाइल्स ऑलरेडी, हमने उनको $4 बिलियन का एक कंसाइनमेंट हम उनको दे चुके हैं। इंडोनेशिया ने हमारे ब्रह्मोस में दिखाया है। उसके अलावा बहुत सारे हम डिफेंस इक्विपमेंट जो है, बहुत सारे राष्ट्रों को हम उसको निर्यात कर रहे हैं। तो जहां आत्मनिर्भरता का प्रश्न आता है, उससे 3 प्रकार से फायदा होता है खुशबू। पहला फायदा तो ये है कि हम अपने आप एक अपना इक्विपमेंट बना रहे हैं जो कि सस्ता पड़ता है। सस्ता नेचुरली, क्योंकि अगर आपको कोई बेच रहा है तो उसमें कुछ उससे कमाई भी कर रहा है। तो ये मेरा मानना है कि जो लागत है वो कम होती है। एक फायदा वो होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, आपने जो जो जहाज राफेल वहां से ले लिया, तो जैसा आ गया वो वैसा ही रहेगा जब तक कि वो रिटायर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप स्वयं उसको बना रहे हैं, तो अगली बार जब वो बनेगा तो उससे जो हमने इस जो विमान पहले लॉट में आए थे, उनसे उनके बाद जो उसको और बेहतर किया जा सकता है, और ज्यादा इंप्रूवमेंट, क्योंकि उसको हम स्वयं डिजाइन कर रहे हैं, स्वयं उसको बना रहे हैं। दूसरी बात, और जी। तीसरी बात मैंने बता दी आपको कि हम इसको दूसरे देशों को निर्यात करके और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और कहीं सबसे बड़ी समस्या तब आती है, जी। मैं एक जी, लाइन जी, जी, बिल्कुल बोल सर, दूंगा बिल्कुल, बस, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपने कहा कि परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। पूरे जो विश्व के जो हालात हैं, उसमें कोई परमानेंट मित्र नहीं है, कोई परमानेंट शत्रु नहीं है, सिर्फ परमानेंट आपका इंटरेस्ट है। और आपको इस बात को यकीन करना है कि आज जो आपका मित्र, अभी अमेरिका कह दे कि मैं आपको इंजन नहीं दूंगा, तो आपका तेजस का इशू हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भरता को हासिल करना पड़ेगा, ताकि आपको किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़े खुशबू। और जी। जितना आप चाहें, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो लोग इसको, इन चीजों को आगे बढ़ने में जो 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 होते हैं, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए, उनके लिए भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो 2030 में हमें मिलना था वो क्यों नहीं मिला 2030 में, या क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये अकाउंटेबिलिटी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को मैं मानता हूं जी। कि जो लोग, जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़े डिले होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक जब है सर। राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है, तब L1 का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब भारत ऑडिट की का सुरक्षा का सवाल है तो कोई और सवाल फिर महत्वपूर्ण रह नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यही है माथुर सर। बहुत